नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय आइडियो में आपका स्वागत है। आप हेडलाइन सुनिए। सिर्फ परिभाषा बदलने भर से आय नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर। पारिवारिक विवादों में फर्जी मुकदमे पर छिड़ गई है बहस। विराग गुप्ता। एक साथ चुनाव की तैयारी। दैनिक जागरण। वृद्धि और महंगाई में नाजुक संतुलन। बिजनेस स्टैंडर्ड। संसद में दलदल। राष्ट्रीय सहारा। सोचना दोनों तरफ से हो। नवल किशोर कुमार। एक बार चुनाव हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। सिर्फ परिभाषा बदलने भर से आय नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर। केंद्रीय श्रम मंत्री ने एक संगोष्ठी में कहा, एक महिला किसी दूसरे के बच्चे के लिए आया का काम करती है तो वह रोजगार माना जाता है, लेकिन वही अगर अपना बच्चा पाले तो उसे नौकरीशुदा नहीं माना जाता। इससे हमें इस वैश्विक परिभाषा की जगह अपनी परिभाषा देनी होगी। सरकार की ही PLFS रिपोर्ट के अनुसार भारत में काम की आयु वाली आबादी का बड़ा भाग स्वरोजगार वर्ग में है। इसमें महिलाओं का प्रतिशत बड़ा है, लेकिन इसमें अधिकांश हेल्पर वर्ग में है। स्वरोजगार मजबूरी की स्थिति में जीवन यापन को बेहद कमजोर उपक्रम का नाम है, जिसमें ना तो समुचित आय होती है ना ही निश्चित आय। अर्थशास्त्री इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट, योग्यता से नीचे का काम कहते हैं। फिर इसमें ना तो छुट्टी होती है ना ही सामाजिक या स्वास्थ्य सुरक्षा। पिछले 6 वर्षों में स्वरोजगार का अनुपात लगातार बढ़ गया है। एक तो निराशा की स्थिति में युवा जॉब मार्केट में आने से भी कतरा रहा है, और दूसरा उपलब्ध कार्यबल में भी आधे से ज्यादा स्वरोजगार वर्ग में है। दरअसल नीति निर्माताओं से एक बड़ी भूल हुई, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग में युवाओं को रोजगार देने की क्षमता गिरती गई और सेवा क्षेत्र में बेहद शोषण की स्थिति में युवाओं को काम मिला। सरकार को सोचना होगा कि परिभाषा बदलने से आय नहीं बढ़ेगी। पारिवारिक विवादों में फर्जी मुकदमे पर छिड़ गई है बहस। विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील। मृत्यु पूर्व बयान को सबसे ठोस सबूत माना जाता है। 8 साल पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कलिखो पुल ने 60 पेज के सुसाइड नोट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अनेक जजों और नेताओं के ऊपर घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री की पत्नी की याचिका और प्रतिवेदन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने सही तरीके से जांच नहीं करवाई। AI इंजीनियर अतुल सुभाष के चर्चित सुसाइड नोट के माध्यम से व्यवस्था की संधाड़ को उजागर करने वाले सभी मुद्दों की सुनवाई के लाइव टेलीकास्ट से अगर न्यायिक सुधारों पर ठोस एक्शन हो तो उनकी अस्थियों को गटर में बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अतुल ने सुसाइड नोट वाले वीडियो में न्याय न मिलने पर ऐसा करने की बात तंज में कही थी। इस मामले में 4 मुद्दों पर बहस और सुधार की जरूरत है। तारीख पे तारीख। अतुल के अनुसार अधिकांश तारीखों में जज की छुट्टी, वकीलों की हड़ताल, शोक की वजह से या तो न्यायालय में अवकाश था या फिर दूसरे पक्ष के स्थगन की वजह से मुकदमे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बहुतेरे ट्रायल कोर्ट में जब सुनवाई का मौका आता है तो जजों का अधिकांश समय किसी अभियुक्त की गैर हाजिरी पर वारंट जारी करने और फिर उसे रद्द करने में ही निकल जाता है। सुझाव है कि जिन लोगों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें ट्रायल के दौरान हर पेशी में अनिवार्य तौर पर उपस्थित रहने का नियम बदलना चाहिए। NCRB के आंकड़े के अनुसार अकेले साल 2021 में 81,000 से ज्यादा विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की है, जिनमें से 35% पारिवारिक विवाद और फर्जी मुकदमों में से पीड़ित थे। फर्जी मुकदमे और झूठे हलफनामे। अतुल सुभाष के ससुर का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था, लेकिन इसके लिए अतुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया। उनके ससुराल वालों ने अनेक झूठे हलफनामे भी दिए, जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पकड़े गए। देश में बड़ी कंपनियों व विदेशी निवेशकों को तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर हर तरह की कानूनी सुरक्षा मिलती है, लेकिन आम जनता के खिलाफ सिविल मामलों में भी आपराधिक मामले दर्ज करने का औपनिवेशिक सिस्टम अभी जारी है। देश में 3.52 करोड़ से ज्यादा आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। पिछले महीने में 14.18 लाख नए आपराधिक मुकदमे दायर हुए। दहेज प्रताड़ना के अलावा SC/ST एक्ट, पॉक्सो, रेप, शराब, जुआ, डकैती की योजना बनाने जैसे मामलों में पुलिस कई बार फर्जी FIR भी दर्ज करती है, लेकिन फर्जी मामलों में जुर्माना और सजा की कार्रवाई नहीं होने से आपराधिक मुकदमों की बाढ़ से युवाओं में गुस्सा और हताशा बढ़ रही है। नए आपराधिक कानूनों के साथ न्याय सेतु, ई-समन, ई-साक्ष्य जैसे टूल्स के आधार पर सरकार जल्द न्याय के सिस्टम का दावा कर रही है, लेकिन न्यायिक व्यवस्था की खामियों को दूर किए बगैर लोगों को जल्द नया न्याय मिलना मुश्किल है। अतुल होनहार AI इंजीनियर थे। AI के माध्यम से जजों की परफॉर्मेंस के ऑडिट से न्याय प्रक्रिया तेज हो तो जजों की संख्या बढ़ाए बगैर ही जल्द न्याय मिल सकता है। हजारों लाखों पेज की चार्जशीट के जिन मुकदमों में ट्रायल
ट्रायल कोर्ट में कई दशक लग जाते थे, उनका सुप्रीम कोर्ट में मिनटों में निपटारा हो जाता है। फिल्मों में गवाह गीता की शपथ लेते हैं, उसी तरीके से मुकदमे की शुरुआत में ही शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी और गवाहों का पॉलीग्राफ जैसा कोई टेस्ट होना चाहिए। मामला झूठा निकले तो आरोपियों को जमानत मिलने के साथ मुकदमे का समरी ट्रायल से निपटारा होना चाहिए। शिकायत निवारण। इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग की बात चल रही है, लेकिन जजों की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत और पारदर्शी जांच के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। अतुल मामले में भी ससुराल जनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ, लेकिन फैमिली कोर्ट के जज, पेशकार और फर्जी एफआईआर दर्ज करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। धारा 377 कानून के दुरुपयोग से साफ है कि अगर मैरिटल रेप जैसे मामलों में आधिकारिक कानून बन गए तो मुकदमेबाजी बढ़ने के साथ पारिवारिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आजादी से पहले आजाद हिंद फौज के कैदियों को ट्रायल से अंग्रेजों का सिंहासन डोल गया था, उसी तरीके से अतुल के उठाए मुद्दों पर संसद और सुप्रीम कोर्ट से सार्थक एक्शन हो तो दधीची की तरह उनकी हस्तियां न्यायिक व्यवस्था को वज्र की तरह मजबूत कर सकती हैं। एक साथ चुनाव की तैयारी। दैनिक जागरण। एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयक को कैबिनेट की स्वीकृति यही बता रही है कि मोदी सरकार अपने वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे विधेयक को मंजूरी देकर मोदी सरकार ने यह भी रेखांकित किया है कि यह धारणा सही नहीं कि लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रहने के कारण वह अपने इस एजेंडे का परित्याग कर सकती है। उसे ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि सहयोगी दल जदयू और तेलुगु देशम एक साथ चुनाव के पक्ष में। चूंकि आंध्र प्रदेश की तरह ओडिशा में भी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होते रहते हैं, इसलिए संभव है कि बीजू जनता दल भी एक साथ चुनाव की पहल का समर्थन करे। जो भी हो, इस विधेयक को संसद में पेश करने के बाद उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना उचित होगा ताकि विपक्षी दल उस पर अपनी राय दे सके। हालांकि एक साथ चुनाव पर विचार के लिए जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी तो विपक्षी दलों के सुझाव मांगे गए थे। फिर भी बेहतर यही होगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर नए सिरे से विपक्ष की राय ली जाए। विपक्ष को भी चाहिए कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ चुनाव पर नीर ढंग से विचार करे। उसे इस तरह के घिसे पीटे तर्कों से बचना चाहिए कि एक साथ चुनाव कराना लोकतंत्र और संविधान की भावना के अनुकूल नहीं। इस तर्क का इसलिए कोई मूल्य महत्व नहीं क्योंकि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। इसी तरह इस दलील में भी दम नहीं कि एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दलों को राजनीतिक नुकसान होगा, क्योंकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय दलों ने भी कभी ऐसी शिकायत नहीं की। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से केवल संसाधनों की बचत नहीं होगी बल्कि राजनीतिक दलों को भी राहत मिलेगी। उन्हें रह रहकर चुनावी मुद्रा अपनानी पड़ती है और अपनी समस्त ऊर्जा चुनावों में खपानी पड़ती है। कई बार तो उन्हें अपनी प्राथमिकता भी बदलनी पड़ती है। इसके अलावा यह भी किसी से छिपा नहीं कि चुनाव के चलते बार-बार आचार संहिता लागू होने से नीतिगत निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में समस्या आती है। आखिर जब पहले एक साथ चुनाव होते रहे हैं तो फिर यह कहने का क्या औचित्य है कि उन्हें फिर से एक साथ कराया जाना सही नहीं होगा। एक साथ चुनाव के विचार को पसंद न करने वाले दल कुछ भी दावा करें, यह कोई आदर्श स्थिति नहीं कि लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हो गए। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र और झारखंड में अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ा। अब उन्हें दिल्ली के विधानसभा चुनावों का इंतजार खत्म होते ही बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी होगी। वृद्धि और महंगाई में नाजुक संतुलन। बिजनेस स्टैंडर्ड। एम गोविंद राव, लेखक, कर्नाटक रीजनल इम्बैलेंस रिड्रेसल कमेटी के चेयरमैन हैं। पिछले 3 साल के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 8% सालाना से ऊपर की वृद्धि हासिल करने के बाद अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में केवल 5.4% वृद्धि दर्ज कर पाई। पिछले 7 तिमाहियों में यह वृद्धि का सबसे कम आंकड़ा रहा। इस तिमाही में आर्थिक सुस्ती का अंदाजा तो लगाया जा रहा था, मगर इतनी सुस्ती का अनुमान तो बाजार भी नहीं लगा पाया था। लगभग उसी समय अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण मुद्रास्फीति की दर 6% के सहज दायरे से ऊपर निकल गई। खाद्य मूल्यों में लगातार उछाल ने मुख्य मुद्रास्फीति पर असर दिखाना शुरू कर दिया। इसलिए हैरत नहीं हुई अब राजनीतिक हलकों से दर कटौती का इशारा आने के बाद भी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने मुख्य मुद्रास्फीति लक्ष्य पर ही ध्यान दिया और दरें जस की तस रखी। दूसरी तिमाही में मंद वृद्धि से प्रश्न उठता है कि एक बार की फिसलन
थी या लगातार तिमाहियों में वृद्धि दर घटते रहने की मान लिया जाए कि बुनियादी तौर पर मंदी आ रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में केवल 6% वृद्धि होने का अनुमान है और अगली 2 तिमाहियों में इसे रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। इसके बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक ने वृद्धि का अपना अनुमान 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया। कोई अनहोनी नहीं हुई तो महंगाई के मोर्चे पर भी और खुशखबरी मिल सकती है, जिनसे फरवरी में नीतिगत दर घटाने का रास्ता साफ हो जाएगा। कृषि उत्पादन बेहतर रखने से खाद्य कीमतें नीचे आने की संभावना है, जिससे शीर्ष मुद्रास्फीति के आंकड़े भी कम होंगे। दलहन और खाद्य तेल की कीमतें भी कम हो सकती हैं। सर्दियों में सब्जियों के दाम भी घटने की उम्मीद है और उत्पादन बढ़ने के दलहन के भाव भी गिर सकते हैं। इन वजहों से भारत सबसे तेज वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था तो बना रह सकता है, मगर विकसित भारत बनने की तमन्ना पूरी करने के लिए गंभीर व्यवस्था का सुधार लागू करना जरूरी है। संसद में दलदल, राष्ट्रीय सहारा। संसद बुरी तरह निराश कर रही है, लोगों की अपेक्षाएं ध्वस्त हो रही हैं। लोकसभा इस समय जो हो रहा है, वैसे तो वह लंबे समय से सिलसिला बना हुआ है, लेकिन अब लगता है कि संसद की गरिमा और संसद के प्रति जन आस्था को जिस दलदल में फंसा दिया गया है, वहां से इसका उबरना या अपने धवल रूप में बाहर आना संभव नहीं रह गया है। संसद के इस तरह निरर्थक बना देने के लिए ना कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, ना कोई एक दल और ना कोई एक मुद्दा विवादित। हर व्यक्ति उत्तेजित और हर दल आक्रामक है। सरकार संसद ना चलने देने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाती रहती है और विपक्ष इसके लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहता है। सभापति या अध्यक्ष जैसे जिन पदों पर तटस्थ, निष्पक्ष और निर्णायक भूमिका में बने रहने की अपेक्षा होती है, वे डगमगाहट के शिकार होने लगते हैं। ऐसा पहली बार है कि राज्य सरकार के सभापति के विरुद्ध विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है। यह घटना अब तक के संसदीय इतिहास की पहली घटना है और इसे काले धब्बे की तरह याद किया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि उपराष्ट्रपति एवं राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते। नेता विपक्ष के प्रति अवांछित भाषा एवं व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। भाजपा के प्रवक्ता के बतौर काम करते हैं। सरकार के झूठ का खंडन नहीं करने देते। ऐसा सभापति को पद पर नहीं रहना चाहिए। सरकार इसे विपक्ष की अतिवादी बताती है और विपक्ष का निम्न आचरण करार देती है। सरकार और विपक्ष के बीच ऐसा गतिरोध है जिसका कोई समाधान नहीं। विपक्ष को पता है राज्यसभा में उसके पास संख्या बल नहीं है और विश्वास प्रस्ताव को गिर जाना चाहिए, लेकिन शायद विपक्ष इस प्रस्ताव की भावी दुष्परिणति की कल्पना नहीं कर पा रहा है। इसने सरकार को अधिक थेथर बना दिया है। हो सकता है वह अपने सभापति की किसी आचरण या विशेष कृत्य को उचित न मानती हो, लेकिन कमर कस के सभापति के पक्ष में खड़ी रहेगी और संसद चले या नहीं चले, विपक्ष की मंशा पूरी नहीं होने देगी। विपक्ष को यह प्रस्ताव लाने से बचना चाहिए। इससे उससे ना अपना भला किया है, ना संसद का, ना लोकतंत्र का, ना देश की जनता का। सोचना दोनों तरफ से हो। नवल किशोर कुमार। कृत्रिम मेधा के विशेषज्ञ अतुल सुभाष द्वारा खुदकुशी के पूर्व नोट और वीडियो मिलाकर जो बात कहते हैं, उनका सार ये है कि उनकी पत्नी और सास ने उन्हें मजबूर कर दिया। उनका कहना था कि शादी के 5 साल में ही पत्नी ससुराल पक्षपाती कानून व्यवस्था ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। फिर पत्नी द्वारा 3 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता मांगा जाना, पत्नी द्वारा उन्हें अपने बच्चों का चेहरा भी नहीं देखने दिया जाना और जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज द्वारा केस निपटाने के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत मांगे जाने के बाद भी उन्होंने कई सोशल मीडिया पर इस मामले को तमाम तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। इनमें एक यही है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। इनमें बदलाव की आवश्यकता है। बहरहाल अतुल सुभाष की खुदकुशी की घटना दुखद है और इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन यह कहना है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की पूर्णतया गलत है। न केवल जल्दबाजी होगी बल्कि अन्यायपूर्ण भी। समाधान तो भी निकलेगा जब देश में पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन के जैसा कोई आंदोलन चले जो माने कि स्त्री पुरुष के बीच पति पत्नी नहीं बल्कि मित्रता का रिश्ता हो, उनके बीच समानता हो और एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता और सम्मान हो। ऐसा नहीं चलेगा कि पिता को उसकी बेटी का कन्यादान करना पड़े जिससे वह ब्याही जाए और वह उसे दान में मिली एक वस्तु समझता रहे। एक बार चुनाव हिंदुस्तान।
एक देश एक चुनाव विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी से न केवल चर्चा में तेजी आएगी बल्कि राजनीति के लिए भी गुंजाइश बढ़ जाएगी। संभव है शीतकालीन सत्र में यह विधेयक पेश किया जाए और हो सकता है इसे वहां से संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया जाए। सरकार एक देश एक चुनाव की चर्चा पहले भी करती रही है और यह चर्चा नई नहीं है। देश में लोकतंत्र के शुरुआती दौर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। वर्तमान केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था और उस समिति की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मान लिया। सरकार चाहेगी कि यह विधेयक सहमति से पारित हो जाए, पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कई दलों ने पहले ही इस पहल का विरोध कर रखा है। मतलब संसद में पेश होते ही हंगामा तय है और इसको पारित करने के लिए सरकार को अपना संख्या बल का पुरजोर इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल यह चर्चा तेज है कि क्या विधेयक पारित हो जाएगा। ऐसा लगता है भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने बहुमत या समर्थन की व्यवस्था कर ली है। मोटे तौर पर देश के 32 दल इस विधेयक के पक्ष में है, करीब 15 दल विरोध में है, जिन्हें मानने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। बहरहाल यह सिफारिश गौरतलब है कि अगर कहीं सरकार किसी वजह से बीच में ही गिर गई तो वहां उपचुनाव तो होंगे, पर सदन का कार्यकाल अगले देशव्यापी आम चुनाव तक ही रहेगा। एक अच्छा प्रावधान यह है कि सभी चुनावों के लिए एकीकृत मतदाता सूची होगी। मतदाता सूची को लेकर आए दिन होने वाले विवाद धर्मेंगे। चुनाव पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और साफ सुथरे होंगे। वस्तुतः यह बहुत बड़ा बदलाव है। इस पर दुनिया भर के विश्लेषकों की नजर रहेगी और दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश अपनी चुनाव शैली को कैसे बदलने जा रहा है। धन्यवाद।